243 संविधान की धारा, तमिल लैंग्वेज का या बंगाली लैंग्वेज का हम सम्मान करते हैं। तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं। लेकिन जब हम पूरे सभी यहाँ संसद सदस्य हम सभी करें, तमिल काशी संगमम भी होता है सर। और बंगाल से तो हम खुद ही निकले, पता चल गया कि बिहार क्यों बंगाल से अलग हुआ, स्वागत बाबू के बातचीत से लगा। लेकिन सर सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल हुए 1950 तक, जब तक कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति नहीं हो गए। सी राजगोपालाचारी इसी तमिलनाडु के आदमी ने किया। उन्होंने इस संविधान को बनाने में बड़ा योगदान दिया सर। वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज दो ही होगी कानून की, या तो देवनागरी हिंदी होगी या तो अंग्रेजी होगी, कोई दूसरा अधिकार ही केंद्र सरकार को नहीं दिया। तो ये बार बार इस तरह के लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना, गाली देना, ये कहां से उचित है सर? और जो बातें उन्होंने कही है सुमति ने और स्वागत बाबू ने, दोनों को एक्सपंज करिए। दिखवा लेंगे। श्री आलोक कुमार सुमन जी। आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। इस विधेयक में पब्लिक हेल्थ के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी की टारगेटेड यूटिलाइजेशन को सक्षम बनाने के लिए सेस लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में यह प्रपोज किया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सामग्री जैसा कि पान मसाला आदि तैयार करने वाली मशीन मैनुअली या हाइब्रिड प्रक्रिया पर सेस लगे, जिससे कि पब्लिक हेल्थ तथा नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिले। यह बिल राष्ट्र को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए स्वतंत्र, अस्थायी और टारगेटेड रेवेन्यू सोर्स तैयार करने की एक दूरदर्शी पहल है। यह राजस्व संग्रह ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण भी है। यह शेष उसी दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। हेल्थ सिक्योरिटी ताकि जन स्वास्थ्य प्राथमिक शिक्षा, कैंसर निरोधक, गैर संचारी रोग और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों से निपटने की क्षमता बढ़े। नेशनल सिक्योरिटी ताकि सीमाओं, रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक अवसंरचना के लिए संसाधन सुनिश्चित करे। इससे से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी और अनुमोदन के बाद हेल्थ एंड सिक्योरिटी पर खर्च होगी। महोदय, पान मसाला, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक, महंगी कारें, नौकाओं और धीमी विमानों, निजी विमानों जैसे लग्जरी उत्पादों पर 40% की निष्पक्षता के साथ राजस्व संतुलन सुनिश्चित करता है। वर्तमान विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस हटाने के बाद टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के प्राइसेज में गिरावट न हो। महोदय, विधेयक का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 लेवी और कलेक्शन ऑफ सेस की बात करता है। इसे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह राज्यों के साथ साथ शेयर होगा। इस बिल पर मैं अपनी बात रखते हुए मैं एक निवेदन करता हूं कि बिहार जैसे राज्य को शेयर में इजाफा किया जाए। शेष से जो कलेक्शन होगा उससे पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ राज्य के लोगों को भी उत्थान होगा और मजबूती मिलेगी। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 में यह प्रावधान है कि टैक्स देने वाला आदमी डिक्लेरेशन भरेगा कि कितनी मशीन लगी है, कितना उत्पादन हो रहा है, मिनिमम रेटेड सामग्री क्या है, वेट ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ पैकिंग तथा टेक्निकल और ऑपरेशनल पार्टिकुलर्स की जानकारी देनी होगी ताकि शेष का कैलकुलेशन आसानी से हो सके। मेरा इस सेक्शन में ये कहना है कि इसके लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर सरल और सुगम बनाना चाहिए। महोदय, वर्तमान विधेयक का सेक्शन 10 पेमेंट ऑफ सेस और रिटर्न की बात करता है, लेकिन सेक्शन 4 के तहत सेस का कलेक्शन महीने के 7 तारीख तक दी गई है। मेरा एक सुझाव है इसमें कि यदि इसको 10 तारीख तक कर दी जाती है तो टैक्सेबल पर्सन को थोड़ी समय मिलेगी शेष जमा करने के लिए तथा शेष आसानी से जमा भी हो सकेगा। महोदय, जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि इस बिल में प्रोविज़न है कि शेष जीएसटी और बाकी टैक्स के बावजूद भी लगाया जा सकता है, जिसका आधार होगा मशीन कैपेसिटी, न कि एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट। मेरा कहना है कि शेष कलेक्शन का उद्देश्य टारगेटेड स्पेंडिंग पब्लिक हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी पर होनी चाहिए।
इससे सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। सीन गुड्स यानी डिमेरिट्स इन गुड्स पर एक परमानेंट टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी होगा। महोदय, देश में टोबैको प्रोडक्ट का गुप्त रूप से व्यापार होता है, इससे रेवेन्यू का लॉस का अनुमान लगाना आसान नहीं है। देश के वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 104.38 करोड़ रुपए के लॉस के 61 केसेज सामने आए हैं, जिसमें गुटखा, चेविंग, टोबैको, सिगरेट, पान मसाला आदि शामिल थे। महोदय, इस विधेयक का सेक्शन 17 सेस पेमेंट में डिले होने पर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता है, जो कि 15% पर एनम है। यह ड्यू डेट के बाद से प्रभावी हो जाएगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसमें मेरा कहना है कि तंबाकू और पान मसाला पर मुआवजा शेष तब तक जारी रहे जब तक केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण चुकता का भुगतान नहीं हो सके। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने 1,73,030 करोड़ रुपए राज्य के विकास के लिए रिलीज किए। बिहार राज्य के लिए टैक्स रिवोल्यूशन 17,403.36 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि सभी सेक्टर का बकाया राशि बिहार के लिए यथाशीघ्र रिलीज किया जाए, ताकि और विकास का कार्य हो सके। महोदय, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री डी प्रसाद राव जी। श्री डी प्रसाद राव। मिस्टर राव, डी प्रसाद राव। Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise today to express my views on the Health Security National Security Cess Bill 2025, a landmark legislation introduced by our dynamic and visionary Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our esteemed Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. At the outset, I wholeheartedly commend the Modi government for again placing public health, fiscal prudence and national security at the center of national policy making. The bill is not just a financial reform, it is a moral commitment to safeguard the health of our citizens and strengthen our nation's security architecture. For years, India has struggled with the devastating social and health impact of tobacco, pan masala, vodka and similar harmful products. The economic burden on our health system is enormous. The NDA government recognized this challenge early and has implemented several deterrent measures. Now the phase out of GST compensation says the government has taken a foresighted decision to impose the health security national security cess, ensuring continuity of revenue from sin goods, protection of public health, financial stability for national security infrastructure, and a strong deterrent against harmful consumption. This step reflects strong governance, long-term thinking, and the courage to take decisions that put nation above politics. Sir, the bill aligns seamlessly with the government's sustained commitment to public health. Over the last decade, the government's share in total health expenditure has risen from 29% in 2014 to 48% financial year 2022, a significant increase in public investment. So, the transformative initiatives such as Ayushman Bharat, PMJ, which covers nearly 55 crore individuals and has established around 1.7 lakh functional health and wellness centers, reflect the government's focus on universal and equitable health care. By securing dedicated funds through this bill, we further strengthen the foundation of a healthier and safer India. However, sir, despite these important strides, the nation continues to grapple with serious health challenges. Anemia remains widespread, affecting more than 2/3 of children and nearly 60% of adolescent girls, while 3 out of 4 women still have low dietary iron intake. Equally worrying,
hospital data from 2020 to 23 shows that half of the heart attack patients in India are under the age of 40, pointing to sharp rise in early onset cardiovascular diseases. We are also witnessing a rapid increase in overweight and obesity among children and adults alike, signaling an emerging nationwide health crisis. Chronic non-communicable diseases, heart disease, diabetes, respiratory ailments, and cancer now account for nearly 2/3 of deaths in India, up from less than 40% in 1990. Sir, it is in this broader context, the cess-based funding has become even more crucial. So yes, sir, we must also recognize that health challenges vary significantly across states. Andhra Pradesh, for instance, has the second highest HIV burden in the country, with 2.75 lakh cases. Nearly 59% of women in the state are anemic, communicable, maternal, neonatal, and nutritional diseases contribute over 25% of the state's total disease burden. These realities highlight the need for targeted, state-specific interventions backed by the adequate resources. So, apart from this, there are some concerns for this bill. Hope the Honorable Finance Minister will clarify on this or clarify to the House on this. So the major concerns are, because the cess proceeds are not shared with the states, there is opposition from some quarters. States or political parties may argue that such revenue centralization harms federal fiscal structure. And calculating cess based on machines and processes rather than output might be a complex and may increase compliance burden on small manufacturers or units. If the government uses the cess for broader national security pending, there might be a less direct transparency about how much goes to health versus security, which can raise accountability concerns. So with this, I